दोस्तों हम सभी जानते हैं अतुल सुभाष के बारे में। उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया, लेकिन उस स्टेप के उठाने का कारण था कि महिलाओं के द्वारा किस तरह से कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है, किस तरह से 498A डीवी एक्ट या मेंटेनेंस के कानून को एक डिफेंस की जगह एक वेपन की तरह यूज किया जा रहा है। अपने आखिरी वीडियो में, आखिरी लेटर में उन्होंने बहुत सारी बातें बताई जो कि अब पूरे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर है। किस तरह से उन पर अत्याचार हो रहा था, किस तरह से उनको और उनके परिवार वालों को हरेसमेंट का सामना करना पड़ रहा था, और इसमें उनके इन-लॉज, उनकी पत्नी के साथ साथ जुडिशरी पर भी बहुत सारे सवाल उठाए हैं। देखिए, आज के वीडियो में हम बात करेंगे उनके लेटर के कुछ पार्ट्स के बारे में, जिसमें उन्होंने इंस्टेंसेस ऑफ करप्शन के बारे में बताया है। क्योंकि उनका लेटर 24 पन्ने का था, तो उसमें से कुछ पोर्शन में उन्होंने वो इंस्टेंसेस बताए हैं जहां पर उनको कोर्ट में करप्शन मिली, करप्शन देखने को मिली और 1 to 1 देखने को मिली। ऐसा नहीं था कि वो सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर रहे थे। देखिए, इसमें उन्होंने 4-5 इंसिडेंट्स दिए हैं, तो आज हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे डिटेल में, और मैं आपसे आपकी राय भी जानना चाहूँगा कि वो किस हद तक सही हैं, किस हद तक गलत हैं, क्या ऐसा होता है, नहीं होता है, ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से मुझसे 1 to 1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, अतुल सुभाष ने अपना आखिरी लेटर जो लिखा, उसके पेज नंबर 3 पर उन्होंने इंस्टेंसेस ऑफ करप्शन बताए हैं। तो सबसे पहला करप्शन जो उन्हें देखने को मिला वो था फैमिली कोर्ट के सामने। देखिए, फैमिली कोर्ट में उन्होंने करप्शन के आरोप लगाए हैं कि वहां पर जो पेशकार है, उन्होंने उसका नाम भी दिया है, मैं यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ, उन्होंने उस पेशकार का नाम लिया है, यानी कि वो रीडर है, उस कोर्ट का ऑफिशियल है, वहां से करप्शन शुरू हो रही है, ऐसा उनका मानना है। और वो पेशकार बिल्कुल जज साहब के साथ बैठता है, उन्हीं के ही प्लेटफॉर्म पर बैठता है। अपने आरोपों में अतुल सुभाष बताते हैं कि वो पेशकार हर व्यक्ति से कम 50 रुपए लेता है, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो जवान हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो, सबसे वो 50 रुपए तो लेता ही लेता है। और ये सब वो जज साहब के सामने ही लेता है। और ऐसा भी नहीं है कि ये कोई 1 या 2 दिन की बात हो। उनका कहना था, उनके आरोप हैं कि ये सब चीजें वहां पर डेली रूटीन में चल रही हैं और मल्टीपल टाइम्स। ऐसा नहीं है कि एक पार्टी से एक टाइम पे पैसे ले लिए तो आगे नहीं लेगा, यानी कि हर डेट पर जो भी बंदा आ रहा है उससे वो पैसे लेगा। अतुल सुभाष ने यहां तक बताया कि जो फैमिली कोर्ट की जज हैं, वो उन्हें खुद देखती थी कि जो पेशकार है वो उनके सामने पैसे मांगता है, लेकिन तब भी फैमिली कोर्ट के जज कुछ नहीं कहते थे। और जहां पर वो अपनी बात कर रहे हैं, वहां पर पेशकार को कोई तगड़ी असामी मिल जाती है, जैसे कि इस केस में अतुल सुभाष थे, जो कि एआई प्रोफेशनल थे, बेंगलोर से थे और उनका अच्छा खासा पैकेज था। तो ऐसे में उस पेशकार का रेट लिस्ट या करप्शन का लेवल 500 रुपए से 1000 रुपए तक हो जाता था, वो भी हर डेट पर। अतुल सुभाष का ये भी कहना है कि जब भी उनको कोई सैटरडे की डेट लेनी होती थी या कोई शॉर्ट डेट को अवॉइड करना होता था, तो ऐसे में उन्हें पेशकार के सामने पैसे देने पड़ते थे और उसके बावजूद उन्हें उस डेट के लिए भीख तक मांगनी पड़ती थी कि अब पैसे दे दिए हैं, अब तो जो डेट वो कह रहे हैं वो लगा दे। और अगर इस दौरान दूसरी पार्टी भी पेशकार को पैसे दे देती थी, तो ऐसे में शॉर्ट डेट ही लगती थी और दूसरी पार्टी की हरासमेंट होना, यानी कि अतुल की हरासमेंट होना निश्चित था। तो एक तरह से अतुल का कहना था कि ये बिड सिस्टम था, कि बोली का सिस्टम था, कि जो ज़्यादा देगा उसकी आवाज़ सुनी जाएगी, और अगर आदमी ने, मेल ने, हस्बैंड ने पैसे दे भी दिए तो भी उसे डेट के लिए भीख तो मांगनी ही पड़ेगी। दोस्तों, अब आप लोग बताइए कि अतुल कितने सच्चे थे, क्योंकि अब वो अपनी बातों को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे साथ नहीं है, लेकिन उन्होंने जो आरोप लगाए हैं ये उनके बिल्कुल 1 to 1 आरोप हैं जो उन्होंने विटनेस किए हैं खुद के साथ। तो आप बताइए कि क्या ऐसा होता है? क्या अतुल जो बोल रहे हैं वो ठीक बोल रहे हैं, ठीक उन्होंने लिखा है? और क्या ऐसा हर कोर्ट में होता है या कुछ कोर्ट एक्सेप्शंस भी हैं? इसके बाद दूसरा आरोप जो कि अतुल लगाते हैं वो है कोर्ट के ऊपर, और ये लिखते हैं कि जौनपुर कोर्ट में ये एक कॉमन नॉलेज है,
एक आम जानकारी है कि अगर वहां पर फेवरेबल जजमेंट को सिक्योर करना है, अपने पक्ष में जजमेंट लेनी है, तो उन्होंने जो फैमिली कोर्ट के जज हैं उनके ऊपर आरोप लगाए हैं कि अगर उन्हें पैसे दे दिए जाएं, ब्राइब दे दी जाए, रिश्वत दे दी जाए, तो फेवरेबल जजमेंट कोई भी सिक्योर कर सकता है। तो देखिए, ये जो आरोप है उन्होंने पर्टिकुलरली जौनपुर कोर्ट के लिए लगाया है, वो भी पर्टिकुलर जज जो कि फैमिली कोर्ट की जज थी उनके ऊपर लगाया है। दोस्तों, आपको इस बात को अप्रिशिएट करना होगा कि उनके तकरीबन 9 या 10 केसेस चल रहे थे, उनमें से केवल एक ही कोर्ट के बारे में उन्होंने बात करी है, यानी कि और जहां भी कोर्ट चल रहे थे वहां पे उनका ऐसा कोई ओपिनियन या ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं था, या वहां पर जो कॉमन नॉलेज वो बता रहे हैं ऐसी कॉमन नॉलेज उनके सामने नहीं आई। लेकिन इस पर्टिकुलर कोर्ट के बारे में वो कह रहे हैं कि यदि फेवरेबल जजमेंट लेनी है तो वहां पर ब्राइब देनी होगी। अब आप मुझे बताइए कि क्या अतुल इस बारे में ठीक हैं? अगर वो एक पर्टिकुलर कोर्ट का नाम लेकर के आरोप लगा रहे हैं तो क्या हम इसे सच नहीं माने? दोस्तों, अपने अगले पॉइंट में जो कि उनका तीसरा पॉइंट है उसमें उन्होंने जज के ऊपर आरोप लगाए हैं। देखिए, अभी तक तो था कि भी जो पेशकार था, जो कोर्ट का ऑफिशियल था, उस पर आरोप लगाए गए थे। उसके बाद वहां पर क्या कॉमन नॉलेज है जज के बारे में, फेवरेबल जजमेंट लेने के बारे में, वो आरोप लगाए थे। लेकिन अब वो डायरेक्ट आरोप लगा रहे हैं, वो भी एक जज के ऊपर, और वो जज वो कोई और नहीं, वो उन्हीं के केस जो हैंडल कर रहे थे, फैमिली कोर्ट की जो जज थी, उनसे 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी केस को सेटल करने के लिए या केस को मैनेज करने के लिए, जैसा कि उन्होंने बताया। और देखिए, ये कोई वेग आरोप नहीं है, कोई जनरल आरोप उन्होंने नहीं लगाया है। अगर वो कह रहे थे कि उनसे 5 लाख रुपए एज ए ब्राइब, एज ए रिश्वत मांगे गए थे, तो साथ में वो ये भी बता रहे थे कि ये इंसिडेंट कब हुआ। उन्होंने मेंशन किया है कि ये जो 5 लाख रुपए देने की बात वो कह रहे हैं, ये 21 मार्च 2024 की है। यानी कि उन्होंने स्पेसिफिक डिटेल्स मेंशन करी हैं कि उनसे इस दिन, इस समय ये चीज मांगी गई, और उन्होंने लिखा है कि ये चीज मैंने रिफ्यूज कर दी थी, मना कर दी थी, जिस करके कि आगे फर्दर उनके कम्युनिकेशन कैसे थे वो उन्होंने बताए हैं। तो इस पॉइंट पर भी मैं आपके विचार जानना चाहूंगा कि क्या आपके हिसाब से जो अतुल कह रहे हैं कि जज ने 5 लाख रुपए की डिमांड करी, क्या ऐसा होता है? क्या एक जज 1-to-1 बेसिस पर या पार्टी टू पार्टी बेसिस पर भी पैसे की डिमांड रख सकते हैं या रखते हैं? और क्योंकि इस केस में अतुल ने अपने एलिगेशन के साथ साथ स्पेसिफिक डेट भी बताई है, तो उसको कोरोबरेट करना कितना आसान होगा, कितना मुश्किल होगा, ये आप सोच सकते हैं। मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि आज की डेट में हर कोर्ट में सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। हालांकि चैम्बर्स में, जो जज के चैम्बर में, वहां नहीं लगे होते हैं, लेकिन सीसीटीवी कैमरा से भी बहुत कुछ चीजें सामने आ सकती हैं। दोस्तों, अतुल अपने अगले पॉइंट में, जो कि उनका चौथा पॉइंट है, उसमें बताते हैं कि किस तरह से कोर्ट ऑफिशियल जो कि पेशकार है, उन्होंने नाम भी दिया है, उसके द्वारा करप्शन की जा रही थी या उसके द्वारा जज के बिहाफ पर करप्शन की जा रही थी। देखिए, उन्होंने स्पेसिफिकली बताया कि पेशकार ने उन्हें अपना मोबाइल नंबर दिया और ये कहा कि 2022, क्योंकि ये 2022 की बात बता रहे हैं, कि 2022 के मिड में अतुल उनको कॉल करे, यानी कि पेशकार को कॉल करे। और उसने बताया कि ये कॉल इसलिए करे क्योंकि वो अतुल की मदद करेगा कि इंटरिम मेंटेनेंस से पहले ही वो अतुल के केसेस की सेटलमेंट करा देगा। तो ऐसा कह करके उसने अपना नंबर दिया, और जब अतुल ने उस नंबर पर पेशकार को फोन किया, पेशकार ने 3 लाख रुपए की डिमांड करी और ये अश्योर किया, ये प्रॉमिस किया कि पेशकार जज के साथ अरेंजमेंट करके कुछ ऐसा करेगा जिससे कि इंटरिम मेंटेनेंस की अमाउंट अतुल के फेवर में होगी और वो बाद में उसको केस को सेटल करने में भी मदद करेगा, ऐसा पेशकार का कहना था। और ऐसे आरोप अतुल ने अपने लेटर में लगाए हैं, अपने वीडियो में लगाए हैं। लेकिन इस पर भी अतुल ने ये पैसे देने से मना कर दिया क्योंकि अतुल करप्शन में बिलीव नहीं करता था, उसे किसी को भी रिश्वत नहीं देनी थी, वो अपने केसेस मेरिट पर लड़ना चाहते थे। तो ये कुछ 4-5 इंस्टेंसेस हैं जो कि पर्टिकुलरली अतुल ने अपने लेटर में लिखे हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैं आपको आने वाली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। किस तरह से कोर्ट में अनफेयर प्रैक्टिसेस चल रही थी, कुछ बायसनेस हो रही थी पर्टिकुलर जज के द्वारा, जो लीगल प्रोसेस है उसको सही तरीके से फॉलो नहीं किया जा रहा था। और उन्होंने जो जज हैं उनकी इनकम्पिटेंस के ऊपर भी सवाल उठाए हैं कि कैसे उनके हिसाब से जो फैमिली कोर्ट की जज थी वो इनकम्पिटेंट थी, अनफेयर प्रैक्टिसेस कर रही थी, नॉन एडहेरेंस ऑफ लीगल प्रोसेस कर रही थी। क्या आपके हिसाब से जो कोर्ट के ऑफिशियल्स होते हैं
वो करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं? क्या आपके हिसाब से जो कोर्ट के जजेस होते हैं वो करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं? जिस तरह के एग्जाम्पल अतुल ने दिए हैं, क्या ऐसा वाकई में होता है या नहीं होता है? क्या आपका एक्सपीरियंस है? क्या आप सोचते हैं? क्या एक कॉमन नॉलेज है आपके माइंड में? ये सभी चीज़ें आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, इन सभी चीज़ों से आप सोच सकते हैं कि किस तरह की हरासमेंट, किस तरह का माइंडसेट अतुल का बन गया था इन सब चीज़ों को देख करके, जिस करके उन्होंने आखिरी में एक बहुत ही मेजर स्टेप उठाया जो कि उन्हें नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन उनके रीजंस उन्होंने अपने बताए हैं कि वो किस वजह से ऐसा उन्होंने किया। तो दोस्तों, ये था वीडियो आपको समझाने के लिए, बताने के लिए। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। देखिए, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। तो अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।